साथियों, आप सभी का विजय ज्ञान प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 26 नवंबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। तो इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग चक्रवात निवार के बारे में बात करेंगे। तो अम्फान, निसर्ग और गति चक्रवातों के पश्चात चक्रवात निवार जो है यह पुडुचेरी के कराईकल की ओर बढ़ रहा है और इस क्षेत्र में 25 नवंबर को तबाही मचा सकता है। तो ये अम्फान, निसर्ग और गति ये सब क्या हैं? ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। ये पहले आ चुके हैं। अभी हाल ही में जो चक्रवात आया है वो चक्रवात निवार है और यह आपका पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाले इलाके को प्रभावित करेगा। उत्तर हिंद महासागर चक्रवातों के नामों के लिए नई सूची जो है वर्ष 2020 में जारी की गई थी तथा निवार इस सूची का तीसरा नाम है जिसे ईरान द्वारा सुझाया गया। तो यदि पूछा जाए कि निवार नाम किस देश के द्वारा दिया गया है तो ईरान के द्वारा दिया गया है तथा इससे पहले अम्फान चक्रवात का नामकरण जो है थाईलैंड के द्वारा दिया गया था और अम्फान जो है यह 2004 की श्रृंखला का अंतिम नाम था। इसके अलावा जून 2020 माह के दौरान महाराष्ट्र में आने वाला चक्रवात निसर्ग का जो नामकरण था वो बांग्लादेश के द्वारा किया गया था, जबकि भारत ने 22 नवंबर को सोमालिया में तबाही मचाने वाले चक्रवात गति का नाम दिया था। अब देख लेते हैं ये चक्रवातों का नामकरण किस प्रकार से होता है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन अर्थात वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO और एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग, इंग्लिश में कहें तो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक के द्वारा वर्ष 2000 में आयोजित अपने 27वें सत्र के दौरान निर्धारित किए गए फार्मूले के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम जो है इसके अगल बगल जो भी इनसे सीमा साझा करते हैं, मतलब इनसे लगे हुए जो देश हैं जैसे कि आपके बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात ये और यमन, ये कुल 13 देश हैं। इनके द्वारा सुझाए जाते हैं जो भी बंगाल खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। तथा फार्मूले के अनुसार प्रत्येक देश जो है चक्रवातों के लिए सूची में 13 नाम प्रदान करता है। अब जो नवीनतम सूची है इसमें भारत द्वारा प्रस्तावित कुछ नामों को यदि देखें तो इसमें गति जो कि सोमालिया में जो 22 नवंबर को आया था अरब सागर में, उसका नाम भारत के द्वारा गति दिया गया था। इसके अलावा तेज, मरासू जो है तमिल में संगीत वाद्य यंत्र को कहा जाता है, आग, नीर आदि ये सब जो है भारत द्वारा प्रस्तावित नाम है। मतलब गति का नामकरण तो कर दिया गया है जो 22 नवंबर को आया सोमालिया में, जिसे सोमालिया प्रभावित हुआ। आगे जो आएंगे जिसका नामकरण भारत द्वारा किया जाना है उसमें तेज है, मरासू है, आग है, नीर इत्यादि हैं। इस प्रकार से 13 नाम है। आगे चलते हैं। अगला है चोंग-ई-5 प्रोब के बारे में। तो यह सैटेलाइट से संबंधित है, यह एक अंतरिक्षयान है। तो यह जो है आपके मुख्य परीक्षा के GS के प्रश्न पत्र नंबर 3 के तहत जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला साइंस एंड टेक वाला पोर्शन उसके अंतर्गत कवर हो जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर यह है कि अभी हाल ही में चीन के द्वारा प्रक्षेपित किया गया मानव रहित अंतरिक्षयान है। ठीक है, क्या है? मानव रहित अंतरिक्षयान है और इसको कहाँ के लिए भेजा गया है? चंद्रमा के लिए भेजा गया है। इस प्रोब का जो नामकरण है चोंग-ई-5 प्रोब, इस प्रोब का नामकरण एक पौराणिक चीनी चंद्रमा देवी के नाम पर किया गया है। तो चोंग-ई-5 प्रोब 4 हिस्सों से मिलकर बना, मतलब इसमें 4 हिस्से हैं। कौन कौन से? इसमें एक ऑर्बिटर है, एक रिटर्नर है, एक आरोहक एसेंडर है और एक लैंडर है। तो इस प्रकार से 4 हिस्से इसके हैं और इस मिशन का जो उद्देश्य है वह चंद्रमा की सतह से चट्टानों के नमूने पृथ्वी पर लाना है और यह पिछले 4 दशकों में अर्थात पिछले 40 सालों में चंद्रमा से नमूने लाने के लिए किसी भी राष्ट्र द्वारा किया गया पहला प्रयास है। तो इसका मतलब 40 साल पहले अन्य देशों के द्वारा यह ऐसा प्रयास किया गया है और इन जो 40 वर्ष हैं इनमें पहली बार ऐसा प्रयास चीन के द्वारा किया जा रहा है या किसी राष्ट्र के द्वारा किया जा रहा है। यदि यह मिशन सफल होता है तो 1960 और 1970 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस की इस सफलता के बाद, मतलब इन देशों ने जो है चंद्रमा से इस प्रकार के नमूने लाए थे, तो इसके बाद चीन जो है चंद्रमा के नमूने या लूनर सैंपल्स लाने वाला तीसरा देश बन जाएगा। तथा इससे होगा क्या? इससे वैज्ञानिकों को चंद्रमा की उत्पत्ति, निर्माण और इसकी सतह पर होने वाली ज्वालामुखीय गतिविधियों
के बारे में समझने में मदद मिलेगी। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि ये जो नमूने चंद्रमा पर किन स्थलों से एकत्रित किए जाएंगे। तो चोंग E5 प्रोब जो है ओशियंस प्रोसेलरम या ओशियन ऑफ स्टार्म के नाम से जाने जाने वाले अब तक अनन्वेषित मतलब अनएक्सप्लोर्ड जहाँ पर एक्सप्लोर नहीं किया गया है, तो अनएक्सप्लोर्ड और विशाल लावा निर्मित मैदान, लावा निर्मित मतलब यहाँ ज्वालामुखी उद्गार हुआ होगा, तो लावा निर्मित मैदान से 2 किलोग्राम सतही नमूने एकत्र करेगा। तथा इसके साथ ही चीन के अंतरिक्ष इतिहास में 4 घटनाएं जो है वो पहली बार होंगी। कौन कौन सी? कि चंद्रमा की सतह से उड़ान भरने वाला यह पहला प्रोब होगा। इसके अलावा चंद्रमा की सतह से स्वचालित रूप से नमूने एकत्र करने वाला पहला प्रोब। इसके साथ ही चंद्रमा की सतह पर पहली बार मानव रहित प्रोब का भ्रमण और चंद्र कक्षा में डॉकिंग। इसके पहले जो भेजा गया था रशिया और यूएसए के द्वारा वो मानव युक्त था। इसके अलावा चौथा है चंद्र सतह से नमूनों सहित पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी से पृथ्वी पर लौटने का पहला अवसर। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी मतलब वो वेलोसिटी जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध लगती है कि जिससे कि वह गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए। आगे बात करते हैं पांगदा गांव के बारे में। तो देखते हैं पांगदा गांव क्यों चर्चा में है। तो पांगदा गांव जो है यह चीन द्वारा सीमा के नज़दीक मतलब भूटान और चीन मतलब चीन द्वारा अपनी सीमा के नज़दीक जो है बसाया गया एक नया गांव है। यह गांव जो है चीन और भूटान के मध्य विवादित क्षेत्र पर स्थित है। यह क्षेत्र डोकलाम पठार पर भारत भूटान चीन की जो त्रिसंधि या ट्राई जंक्शन है उसके पूर्व में स्थित है। और इस ट्राई जंक्शन पर वर्ष 2017 में भारत और चीन के मध्य 72 दिनों तक गतिरोध जारी रहा था, जिसे डोकलाम विवाद के नाम से जाना गया। तो याद रखिएगा यह जो आपका पांगदा गांव है यह चीन और भूटान के मध्य में विवादित क्षेत्र पर इसको चीन की तरफ बसाया गया है। अब इस प्रकार के कुछ पिछले उदाहरणों को देखें जहां पर चीन के द्वारा इस प्रकार के विवादों को हवा दी गई है। तो इसी वर्ष तथा जुलाई 2020 में बीजिंग ने पूर्वी भूटान में स्थित सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य पर चीन का दावा किया था कि यह चीन के कब्जे में, जबकि यह जो है भारत और भूटान की सीमा पर यदि आप देखें तो अरुणाचल प्रदेश और भूटान की जो सीमा है वहां पर यह स्थित है, यह चीन के नज़दीक नहीं है। चीन ने वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की 58वीं बैठक में भूटान के इस क्षेत्र पर अपना दावा जताया था, जिसमें चीन ने कहा कि भूटान में स्थित सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य हेतु एक परियोजना के लिए जब वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा था तो उसका विरोध किया गया चीन के द्वारा और कहा गया कि यह विवादित क्षेत्र है, इसलिए इसको किसी प्रकार की फंडिंग नहीं देना चाहिए। अब थोड़ा सा डोकलाम विवाद के बारे में देखें तो भारत का भूटान के साथ सीमा सुरक्षा संबंधी समझौता है और डोकलाम में चीन से भारत का आमना सामना भूटान से संबंधित क्षेत्र में हुआ था। चूंकि विवाद जो है चीन और भूटान के साथ रहा है, चूंकि भारत का भूटान के साथ सीमा सुरक्षा संबंधी समझौता है, इसलिए भारत ने जो है भूटान की तरफ से इसमें अपना रोल निभाया था। चीनी जो है मतलब चीन के द्वारा डोकलाम नामक स्थान पर कब्जा करना चाहते थे, मतलब चीन जो है डोकलाम नामक स्थान पर कब्जा करना चाहता था। तो इनका उद्देश्य जो है भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नज़दीक आना था। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को यदि देखें तो इसको मुर्गे की गर्दन या चिकन स्नैक के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत जो क्षेत्र है बहुत ही कम है, बहुत पतला है और यह जो है देश के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने का कार्य करता है। आगे चलते हैं, अगला है अभयम ऐप के बारे में। अभयम ऐप ये कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में अभयम ऐप लॉन्च किया। तो याद रखिएगा अभयम ऐप जो है किसने लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। किस लिए? तो यह ऐप जो है एप्लीकेशन जो है टैक्सियों और ऑटो रिक्शा में यात्रा करने वाली महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। अभयम ऐप महिलाओं द्वारा मुसीबत में फंसने पर पैनिक बटन दबाने पर पुलिस को सतर्क करेगा तथा अभयम ऐप का जो परिचालन है वो आंध्र प्रदेश परिवहन विभाग की देखरेख में किया जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति के बारे में, NCMC के बारे में।
नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। तो प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनज़र राहत उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार के द्वारा एक राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति NCMC नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया गया है। इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव के द्वारा की जाती है। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या कुछ और दे देगा, साथ ही कैबिनेट सचिव दे देगा। तो याद रखिएगा इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव के द्वारा की जाती है। और इस कमेटी में अन्य सदस्यों को देखें कौन शामिल होंगे, तो इसमें सभी संबंधित मंत्रालयों, विभागों तथा संगठनों के सचिव इस समिति के सदस्य होते हैं तथा NCMC जो है यह आवश्यक समझे जाने पर संकट प्रबंधन समूह के लिए दिशा निर्देश जारी करती है। आगे बात करते हैं 15वें G20 शिखर सम्मेलन के बारे में। तो सऊदी अरब की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से यह 15वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन की समाप्ति जो है लीडर्स डिक्लेरेशन को अपनाने और अगले G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इटली को सौंपने के साथ हुई। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यदि पूछा जाए लीडर्स डिक्लेरेशन किससे संबंधित है, तो G20 शिखर सम्मेलन का जो 15वां शिखर सम्मेलन हुआ उससे संबंधित है। और 2021 का जो G20 शिखर सम्मेलन होगा या 16वां, वो किसके अध्यक्षता में होगा, इटली की अध्यक्षता में। इसके साथ ही भारत के द्वारा वर्ष 2023 में, कब, वर्ष 2023 में शिखर सम्मेलन की मेजबानी किए जाने की घोषणा की गई। पूर्व में या पहले भारत द्वारा 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जानी थी। तो याद रखिएगा पहले 2022 में करना था भारत को, अब यह जो है 2023 में करेगा। पिछले साल अर्थात 2019 में जब 14वां G20 का शिखर सम्मेलन जापान के ओसाका में आयोजित किया गया था, तो ओसाका घोषणा में भारत को 2022 में शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए कहा गया था। आगे बात कर लेते हैं अटल संकाय विकास कार्यक्रम के बारे में या अटल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। तो हाल ही में AICTE अर्थात हिंदी में कहें तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित 46 ऑनलाइन अटल संकाय विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से जुड़े उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों को प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण और उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना है। इसके साथ ही बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा संकाय विकास कार्यक्रम के तहत 100 से ज़्यादा उभरते क्षेत्रों में 1000 ऑनलाइन कार्यक्रमों में 1 लाख से अधिक सदस्यों के प्रशिक्षण को विश्व रिकॉर्ड के रूप में अंकित किया गया है। तथा अटल अकादमी का मुख्य उद्देश्य जो है वो देश में गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करना और विभिन्न उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। आगे बात कर लेते हैं हींग के बारे में। तो हींग भारत के अधिकांश क्षेत्रों में हींग जो है रसोई में पाई जाने वाली एक प्रमुख सामग्रियों में से एक है, मतलब जो मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें से एक है। और याद रखिएगा भारत में हींग की खेती नहीं की जाती है, ठीक है। और भारत जो है इस तीखे स्वाद वाली औषधीय बूटी का प्रतिवर्ष 600 करोड़ रुपए का आयात करता है। तथा यदि इसके बारे में देखें तो यह एक 12मासी पौधा है और यह पौधा अपने पोषक तत्वों को अपनी गहरी मांसल जड़ों के अंदर संग्रहित करता है। तो मतलब यह हींग कहाँ से मिलता है, इस पौधे के जड़ों से मिलता है। हींग जो है मुख्यतः ईरान और अफगानिस्तान में उत्पादित किया जाता है। मतलब इसके प्रमुख उत्पादक देश कौन से हैं, ईरान और अफगानिस्तान। और ये देश हींग के प्रमुख वैश्विक आपूर्ति करता है, सप्लायर्स हैं। तथा हींग का जो पौधा होता है ये शुष्क और ठंडे रेगिस्तानी स्थितियों में पनपता है। इसको आप यहाँ चित्र में यदि देखें तो हींग कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है और ये इसका इस प्रकार से पौधा होता है। तथा अब बात कर लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों आया। तो चर्चा का कारण यह है कि CSIR हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर के वैज्ञानिक जो हैं भारतीय हिमालय क्षेत्र में हींग उगाने के मिशन पर कार्य कर रहे हैं। और हाल ही में इसी के तहत हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी के कुंवरिंग गांव में पहली बार हींग का पौधारोपण किया गया है। तो याद रखिएगा, तो पूछा जाए कि भारत में पहली बार कहाँ पर हींग का पौधारोपण किया गया है या हींग के पौधे का पौधारोपण किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ, हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी के कुंवरिंग गांव में। आगे बात कर लेते हैं मालाबार नौसैन्य अभ्यास 2020 के बारे में। तो मालाबार नौसैन्य अभ्यास श्रृंखला वर्ष 1992 में
भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के द्विपक्षीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास के रूप में शुरू हुई थी। मतलब 1992 में यह जो नौसेना अभ्यास है वो अमेरिका और भारत के मध्य में शुरू होती है तथा आगे चल करके जापान वर्ष 2015 में इस नौसेना अभ्यास में शामिल हुआ तथा ऑस्ट्रेलिया जो है इस महीने मतलब नवंबर में होने वाले भारत जापान अमेरिका के साथ मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में शामिल होगा। तो अभी तक मालाबार नौसेना अभ्यास में 3 देश थे, भारत अमेरिका जापान। अब 4 देश शामिल हो गए, भारत अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो 3 साल से मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल होने का अनुरोध कर रहा था। यदि मालाबार तट की बात करें तो ये केरला साइड है और जो तमिलनाडु वाला साइड पे है ये कोरोमंडल तट कहलाता है। आगे बात कर लेते हैं पर्ल रिवर एस्चुरी के बारे में। तो पर्ल नदी के मुहाने अर्थात एस्चुरी में हांगकांग, मकाऊ सहित चीन के शेंजेन, ग्वांगझोउ और डोंगुन शहर भी सम्मिलित हैं। अब यह चर्चा में क्यों आया? तो चर्चा में आने का कारण यह है कि पर्ल नदी का मुहाना जो है ये विश्व के सर्वाधिक गहन औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। तो इसलिए यहाँ से जो है चीनी पिंक डॉल्फिन जो है पहले गायब हो गए थे। अब हाल ही में चीनी पिंक डॉल्फिन द्वारा पर्ल नदी के मुहाने पर वापसी देखी गई है, इसीलिए यह पर्ल रिवर एस्चुरी जो है ये चर्चा में आता है। इसको आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। ये यहाँ पे इसका डेल्टा है पर्ल रिवर एस्चुरी, इधर ये हांगकांग है। आगे चलते हैं। अगला है देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के बारे में। तो देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना जो है ये कहाँ पर की जाएगी? तो असम राज्य में की जाएगी। इस पार्क से लोगों को हवाई, सड़क, रेल और जलमार्ग से संपर्क की सीधी सुविधा मिलेगी। साथ ही इस पार्क का विकास जो है भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत किया जाएगा। तो याद रखिएगा ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा ये भारतमाला परियोजना के तहत स्थापित किया जाएगा। और यदि स्पेसिफिक प्लेस की बात करें कहाँ पर स्थापित किया जाएगा तो असम के जोगी घोपा नामक स्थान पर इसको विकसित किया जाएगा। आगे देखें तो असम मिजोरम सीमा विवाद के बारे में। इसकी उत्पत्ति वर्ष 1875 की अधिसूचना से उपजा, जिसके द्वारा लुसाई हिल्स को कछार के मैदानी इलाकों से पृथक कर दिया गया था। और इसके पश्चात वर्ष 1933 में एक अधिसूचना के द्वारा लुसाई हिल्स और मणिपुर के मध्य सीमांकन किए जाने से भी इस विवाद को बल मिला। अब इसकी अवस्थिति की बात करें तो मिजोरम की सीमाएं जो हैं असम की बराक घाटी से लगती हैं। यदि पूछा जाए कि बराक घाटी कहाँ है तो यह असम में है तथा दोनों राज्य जो हैं बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। इसको यहाँ पे मैप में देखें तो ये असम है, यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर और नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये मिजोरम है जिसकी राजधानी आइजॉल है और इधर यहाँ पे त्रिपुरा है। यहाँ पर ये विवाद, यहीं पर सीमा पे विवाद है। थोड़ा सा यदि लुसाई हिल्स के बारे में बात करें तो यदि पूछा जाए लुसाई हिल्स कहाँ है तो यह मेनली मिजोरम में और त्रिपुरा में फैला हुआ है। लुसाई हिल्स को मीजो पहाड़ियाँ भी कहते हैं और लुसाई हिल्स जो है यह पटकाई पहाड़ियों की, जो पटकाई बूम पहाड़ियाँ हैं इनकी एक उपश्रृंखला है। पटकाई बूम यदि आप मैप में देखेंगे तो यह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में विस्तारित है और 2147 मीटर ऊंचा फोंग पुई पर्वत, जिसे नीला पर्वत या ब्लू माउंटेन, तो यदि कहा जाए ब्लू माउंटेन कौन सा है तो फोंगपई है, इसे ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। इस श्रेणी का मतलब आपके लुसाई हिल्स का सबसे ऊंचा पहाड़ है और ये ब्लू माउंटेन स्थित कहाँ है तो मिजोरम में स्थित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को यहाँ पर हम लोगों ने देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।